नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर उगाही का आरोप लगा है। यूपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने इसकी शिकायत पीएमओ से की है। बदायूं के बिलसे विधायक आरके शर्मा ने भी शिकायत की है। खनन में लगी गाड़ियों से उगाही का आरोप लगाया। 2 जिलों की पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगे तो हड़कंप मच गया। डीजी पुलिस ने दिए मामले की जांच के आदेश। उगाही का आरोप लगा है, बेहद ही गंभीर आरोप। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बेहद गंभीर आरोप हैं, क्या क्या आधार बताए गए हैं, पूरी खबर बताइए। देखिए, जो यूपी के खनन वाहन आते हैं और ईंट भट्टों से जो वाहन आते हैं वो उधम सिंह नगर से एंट्री करते हैं उत्तराखंड के भीतर, और कई सारे ऐसे बॉर्डर से यहाँ से एंट्री करते हैं। लेकिन जो बदायूं और इधर का बरेली का बॉर्डर मिलता जुलता है, ये उधम सिंह नगर से एंट्री करता है, यहाँ के वाहन एंट्री करते हैं। तो ये जो वाहन आते हैं इनसे लगातार पुलिस उगाही कर रही थी, इस तरह की शिकायत मिल रही है। और केवल उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ही एंट्री पे उगाही नहीं कर रही है, बल्कि नैनीताल जिले की पुलिस भी लालकुआं बॉर्डर पर लगातार उगाही कर रही है। और इस तरह की शिकायत बल्कि एक जनप्रतिनिधि ने नहीं, बल्कि बीजेपी के एक विधायक जो कि बदायूं से विधायक हैं, उन्होंने शिकायत की है। और बाकायदा एक दूसरे सांसद ने भी इसकी शिकायत की है और पीएमओ तक इसकी शिकायत गई है और फिर पीएम को इसका संज्ञान लेना पड़ा है। और बाकायदा डीजी पुलिस ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर कौन पुलिसकर्मी है जो उगाही करते थे। और इसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि आप लालकुआं पुलिस उगाही करने से बच रही है, क्योंकि फिलहाल शैलेंद्र, एक बड़ी चीज जो जानना चाहेंगे, सांसद और विधायक देखिए बीजेपी के ही हैं जो आरोप लगाते हैं और जांच की बात करते हैं, पीएमओ तक का जिक्र होता है। 1-2 दिन की तो उगाही होगी नहीं कि बात इतनी बढ़ जाए। अब सवाल ये कि क्या शुरू से लापरवाही नहीं होती रही? और उगाही की तो रकम तय होती है, जब बात करो पूछो तो बोलते हैं कि हमें तो इस महीने इतना करने का ऑर्डर है। एक रेडी पटरी वाले से भी जब पुलिस वाले उगाही करते हैं तो एरिया बकायदा सेट होता है। तो ये एक बड़ा नेक्सस नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और लगातार क्योंकि उत्तराखंड की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और जो अधिकारी हैं वो भी खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सबके भी बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी अगर उगाही कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी खेल साबित करता है कि पूरा तंत्र चल रहा है। और जिसको बेनकाब किया है यूपी के ही सांसदों ने, और जो कि बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के वो बेनकाब करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अमूमन एरिया सेट होता है, रकम का टारगेट तय होता है, ये 1-2 दिन की या 1-2 बारी की बात नहीं होती। आप देखिए प्रदेश में सरकार किसकी, आरोप लगाने वाले कौन सी पार्टी के, उसके बाद जांच किस तरह से होती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। मामला पीएमओ तक जा चुका है। सरकार के आदेश के बाद आज से राज्य में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। स्कूलों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। इस दौरान स्कूल में सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। साथ ही स्कूल में 50% स्टूडेंट्स की हाजिरी लगेगी, यानी 50% बच्चे ही स्कूल आएंगे। कई निजी स्कूल आज भी नहीं खोले गए। निजी स्कूल ने अपनी तैयारियों के न होने का हवाला दिया। उधर खटीमा में भी कोरोना काल में बंद हुए स्कूल अब छात्रों के लिए खुल गए हैं। लंबे समय से स्कूल बंद थे, अब प्रैक्टिकली किताबी ज्ञान से दूर छात्रों के लिए ये दिन खास है। हालांकि स्कूल खुलने के पहले दिन हाई स्कूल, इंटर के छात्रों की संख्या कम दिखी। हमारे सहयोगी कमलेश भट्ट जो है वो पहुंचे, बातचीत की स्टूडेंट्स से। कहा, स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा उनके करियर के लिए अहम है। शिक्षक बोले, हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए हर तरह से तैयार हैं। भारती हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, स्कूल खुल गई, ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी। अब महत्वपूर्ण ये कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सभी बिना डर के एक दूसरे के साथ बात कर सके, पढ़ लिख सके। जीनत, बिल्कुल
जो लंबा इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा था आखिरकार वो ख़त्म हो गया है। एक सरकारी स्कूल में मैं मौजूद हूँ, GGIC राजपुर, और यहाँ पर आप देखिए क्लासेस चल रही है। पहली जो क्लास है वो कोविड को लेकर है, ताकि बच्चों को यहाँ पर जागरूक किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन की गई है, हर बच्चा अपने साथ सैनिटाइजर लेकर आया है, साथ ही साथ सहमति पत्र भी बच्चे यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। ये वो सहमति पत्र है जो पेरेंट्स ने यहाँ पर भरे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, और इसमें लिखा गया है कि उनके बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें स्कूल अपने बच्चे को भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। तो अभी क्लास 10th चल रही है, 2 शिफ्ट्स में स्कूल जो है वो संचालित हो रहे हैं। क्लास 10th ये यहाँ पर चल रही है, 12:30 बजे जो है वो 12th क्लास चलेगी। स्कूल की प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है जीनत, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारी है। मैम, मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि स्कूल संचालित हो, और आपके स्कूल में मैं देख रही हूँ काफी बच्चे आए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल उत्साहित हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद ये मौका मिला है कि हम रूबरू हो रहे हैं अपने छात्रों से भौतिक रूप से। तो हम उत्साहित भी हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी हैं जिनका हमने सामना करना है। जो हमारी शासन और प्रशासन ने गाइडलाइंस दी हैं हमें, उनका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमने एंट्री पे ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की, उसके बाद सैनिटाइज़र रखा हुआ है वहाँ पे, फुट से प्रेस करने वाला। उसके बाद यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने बच्चों को बिठाया हुआ है, मास्क सारे बच्चों ने पहना हुआ है, और उसके साथ ही उनके पास हैंड सैनिटाइज़र भी उपलब्ध है। कितने % बच्चे मैम आए होंगे आज स्कूल? आज हमारे पास लगभग 20% बच्चे मेरे विद्यालय में उपस्थित हैं, जिनको कि उनके पेरेंट्स ने सहमति दी है। सहमति पत्र वो साथ में लाए हैं, और जैसे जैसे पेरेंट्स और सेटिस्फाई होते जाएंगे तो शायद बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी। जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी उनको आपने देनी है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों संचालित हो सकें? एक्चुअली हमारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हम यूट्यूब दे के टीचर्स अपना वॉइस नोट देके और इस तरह से कक्षाएं संचालित कर रहे थे। तो जो बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, उनका जो आज का विषय है, जो टर्न है, वो ज़रूर होगा, वो हम ऑनलाइन भी देंगे। लेकिन जो भौतिक रूप से आए हैं उनका तो और ही फ़ायदा, लाभान्वित होंगे ही, वो और फ़ायदा है। तो भौतिक रूप से तो ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ चुनौतियों का सामना भी है। तो जीनत, आपने देखा है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो हैं वो आए हुए, 20% बच्चे आज आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको यहाँ पर जो है वो बैठाया गया है। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा, ये बताओ मुझे कि किस तरीके से आज पहले दिन आए हो, इतना दिन कैसा रहा? आज पेरेंट्स को डर था जब आपको स्कूल भेज रहे थे? यस मैम, जो हमारी हॉस्टल की वार्डन मैम है, उन्होंने बोला था कि किसी से हाथ नहीं मिलाना और ना ही गले लगना, क्योंकि हमें स्वस्थ खुद को अपना वो करना था और खुद को सेफ रखना था। ये बताइए, मैम ने आज बताया किस तरीके से पहली क्लास में आपको कि कोविड से बचना है, तो चीज़ें समझ में आई? क्योंकि इतने टाइम से आप लोग भी घर में थे, बाहर नहीं निकलना हो रहा होगा, तो आज मैम ने जो बताया वो क्या समझ में आ रहा है? यस मैम, कि हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है और दूसरों के वो भी नहीं करने, ना तो किसी से हाथ मिलाना, ना किसी के गले लगना, इस तरह से सोशल डिस्टेंस का। ये बहुत अच्छी बात, टीचर्स समझे हुए हैं, बच्चे भी समझे हुए हैं। भारती, बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी रिपोर्ट जो है आपने भेजी और बच्चों से बात की, टीचर से बात की। हमारे एक और सहयोगी ने खटीमा में भी कोरोना काल के बंद हुए स्कूल के बारे में अपडेट्स ली, वहां पे भी जाना बच्चों का क्या हालचाल था, चलिए देखते हैं। न्यूज़ 18 पहुंचा है इस वक्त खटीमा के थारू इंटर कॉलेज में, जहां आज 8 महीने बाद सुबह ये स्कूल यहां पर खुला है। हालांकि स्कूल में बोर्ड की जो परीक्षा के इंटर और हाई स्कूल के छात्र, उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहां पर आज कम पहुंचे हैं। हम जानना चाहते हैं कि स्कूल खुलने के बाद ये जो 8 महीने का वक्त गुजारा है, इससे क्या तकलीफें हुई? अब स्कूल खुला है तो क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? सर नीरज भट्ट, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। नीरज, क्या दिक्कतें रही हैं?
सर हमारी ऑनलाइन 8 महीने स्कूल बंद होने के कारण हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें और हमारी 8 महीने में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, जिसके कारण हमें इतना समझ में नहीं आ पा रहा था। आज 8 महीने पश्चात हमारा स्कूल खुल रहा है तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बोर्ड एग्जाम है तो कैसे तैयारी करेंगे? सर बोर्ड एग्ज़ाम होने के कारण हमारी साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई तो हमारे अध्यापक करा ही रहे थे। अब इतनी पढ़ाई फिर भी नहीं होने के कारण हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब स्कूल खुल गया है तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका क्या नाम है? आशीष शर्मा। आशीष, क्या दिक्कतें रही हैं आपके साथ में, क्या फेस किया आपकी फैमिली और आप लोगों ने? सर बहुत ही बड़ा फील किया और स्कूल भी नहीं आ पाए। घर वाले कह रहे थे कि स्कूल जाओ, तो हमने कहा सर अभी स्कूल नहीं खुल रहा है तो क्या करें। अब 8 महीने बाद स्कूल खुला है तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बहुत मेहनत करेंगे, अब बोर्ड में हमें करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो क्या दिक्कतें रही? ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी सर, मोबाइल नहीं था इसलिए। मोबाइल नहीं होने की वजह से आपके साथ दिक्कतें रही हैं? यस सर। ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने छात्र यहाँ पर हैं। सर, छात्रों की संख्या टोटल कितनी है और किस तरीके से मानकों के साथ पढ़ाई होगी और इनके भविष्य का भी एक सवाल है, उसको लेकर कैसे तैयारियाँ हैं? देखिए, हाई स्कूल और इंटर मिला के हमारे कुल छात्र 310 हैं और अभी हमने सभी मानक ये रखे हैं कि हमारे पूरे 2-3 दिन से सैनिटाइज हमने पूरे विद्यालय को किया है और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही हमने विद्यालय खोला। बोर्ड एग्जाम है तो कैसे तैयारियां हैं इन लोगों? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी 8 महीने बाद जैसे कि विद्यालय खुले हैं और ऑनलाइन उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि गरीब छात्र के पास मोबाइल वगैरह, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह नहीं थे। लेकिन अब जो है स्कूल खुल गए हैं तो निश्चय रूप से इनकी तैयारी अब अच्छी हो पाएगी। अब स्कूल खुल गए हैं तो निश्चित तौर पर इनकी तैयारियां अच्छी हो पाएगी। शिक्षकों ने भी कमर कसी है तो फिर जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो छात्र हैं वो भी अब आगे के लिए तैयार हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। उत्तरकाशी के बड़कोट के अपर यमुना फॉरेस्ट डिवीजन में जंगल धू कर जल रहे हैं। डीएफओ ऑफिस से लगी रंवाई और मुंगरसंती रेंज में कई हेक्टेयर वन क्षेत्रफल जल चुका है। डिवीजन के अन्य क्षेत्रों में भी जंगल धधक रहे हैं। सर्दियों में जंगल की आग को लेकर निश्चित हो जाने वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। नतीजा, बड़े पैमाने पर जंगलों के साथ वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों में जो जानवर हैं, जो संपदाएं होती हैं, हम बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियों वाले पौधे भी देखते हैं, सब तबाह हो रहा है। अल्मोड़ा के जंगलों में भी पिछले 2 हफ्ते से आग लगी हुई है। रविवार को अल्मोड़ा के वन संरक्षक ऑफिस के पास के जंगल में आग लग गई। आग बुझाने के लिए वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। वन विभाग सिर्फ कागजों में आग बुझाने का दावा करता है। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के अलावा अन्य जगहों पर भी जंगलों में आग लगी हुई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और पौड़ी के जंगल में भी आग लगी हुई है। बरसात के बाद सर्दियों में लगी इस आग ने वन विभाग को सख्ते में डाल दिया। वन विभाग ने जंगलों की आग को लेकर अलर्ट जारी किया और कंट्रोल रूम भी एक्टिव हो गया। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाके गंगनानी, हर्षिल, झाला, गंगोत्री में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश होने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आ गई और बारिश की वजह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।